ये कल हमने नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी ये चीज़ देख ली थी हमने काफ़ी अच्छे से, है ना? और हम आई थिंक 2 कांसेप्ट मैंने आगे कनेक्ट करने के लिए छोड़ दिए थे, है ना? लेकिन उससे पहले मैंने आपको इसमें जो कल डिस्कस कर ली थी वो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस वगैरह और ये जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी इनकम मेथड, ये सारी चीज़ें आई थिंक डिस्कस कर चुके थे हम कल, है ना? अब एक चीज़ देखते हैं इसके बाद में कि जीएनपी वगैरह, जीएनपी क्या होता है ना? जीएनपी से हम क्या एस्टिमेट कर पाते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, फिर एक कंपैरिजन देखेंगे। ये जीएनपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप बताते हैं तो। अच्छा, जीडीपी में क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, इफ अगर देखते हैं तो? जैसे हमने एक चीज़ देखी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उन चीज़ों को नापता है। हमने मेज़र करने के तरीके भी देखे थे। लेकिन बेसिकली इश्यूज क्या आ रहे हैं इसमें सामने, अगर हम देखें तो, कि इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, इसमें ये इशू है। ऐसा कुछ एक दो इशू जो आपको दिख रहा है कि जीडीपी में हमको थोड़े से कहीं ना कहीं मतलब इम्प्लीकेशन साइड से मान लो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी है जीडीपी के अंदर, आप अगर बता पाए एक एनालिटिकल माइंड से जो आप सोच पा रहे हैं। और देखिए, एक तो इनइक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में, आपका जीडीपी ना, जीडीपी वो नहीं बताता है। और उसके बाद जो रियल ग्रोथ होती है वो नहीं बताता है, ठीक है। लाइक ब्लैक मनी वगैरह की अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है, वो नहीं बताता है। नेचुरल डिजास्टर वगैरह आगे, जैसे हमने टारगेट कुछ रखे होते हैं, उसमें टारगेट अचीव नहीं होते, तो नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जैसे लाइक रिसेंट श्रीलंका में, तो क्या होगी, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीडीपी में उसको काउंट नहीं करते। तो ये सारी बेसिक एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर जो ह्यूमन कैपिटल वाला जो रेशियो होता है आपका, ये सारी चीजें भी उसमें कैलकुलेट नहीं होती। तो ये थोड़े से मेजर मेजर इशू हैं, जो बोला जाता है कि जीडीपी में मतलब प्रॉब्लम है, मतलब एक इकोनॉमी में। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, काफी अच्छे आपने बोला है। अच्छा, ठीक है, चलो एक दो और देख लेते हैं। देखो, ये बेसिकली अभी हम ये वैसे इश्यूज भी हैं घर पे, जस्ट लाइक जैसे हमारे हाउस होल्ड वर्क होता है, हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क। एक केयर इकोनॉमी का आपने कंसेप्ट सुना होगा, केयर इकोनॉमी, ये अभी फिलहाल न्यूज में भी थी काफी। अब उसकी डिटेलिंग में तो मैं नहीं जाऊंगा कि क्यों न्यूज में थी क्यों नहीं। केयर इकोनॉमी इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे आपके घर पे आपकी जो मदर हैं वो आपका खाना वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी अच्छे से वो मतलब आपका देख रेख रखते हैं, उसको कोई मनी वगैरह इस तरीके से नहीं मिलता उनको, है ना? तो जो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम बेसिकली क्या चीज इसमें कैलकुलेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी मदर भी तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना बेसिकली, अगर हम उसको एक इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं तो सर्विसेज ही दे रही हैं, बट वो सर्विसेज कहीं ना कहीं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, है ना? और सेकंड की जस्ट लाइक अगर आप इसमें देख पाते हैं तो कुछ जो लूप मतलब जो ये स्मगलिंग्स वगैरह होती है, सोने की स्मगलिंग हो गई, ये सारी चीजें जो होता है, तो वो स्मगलिंग का भी हम इसमें कहीं कंसेप्ट नहीं देख पाते हैं। ब्लैक मनी वाली जो चीजें एक तरीके से, वो वाली चीजें भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो मतलब जो गांव होते हैं, रूरल एरिया पे अगर हम देखते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ कभी कभी एक बार्टर सिस्टम वाली चीज भी अपना लेते हैं कि एक काम कर, तेरे पे कितने दो मतलब 2 कुंटल गेहूं, एक काम करे हम तू 2 कुंटल हमसे गेहूं ले जाए या चावल ले जाए, मतलब एक बार्टर सिस्टम टाइप सा हो जाता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब बीच में आपस लेवल में, मतलब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उसको जानते होंगे, तो वहाँ पे एक ट्रांसफॉरेशन हो जाता है, अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाली चीजें भी हम कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। और मतलब जो वुमन जो है जो वर्क कर रही है, मतलब जस्ट लाइक जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हम देखते हैं उसको, कि एक फील्ड में 2 लोगों की जरूरत है लेकिन काम कर रहे हैं 10। तो वहां पे एक जो मतलब वुमन इफ अगर काम करती है वो भी कहीं ना कहीं, मतलब इफ अगर 10 वुमेन काम कर रही हैं एक फील्ड में एक घर की, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीजें भी इंक्लूड नहीं कर पाती। एक तो वो खेत का भी काम कर रही है और घर का भी काम कर रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लूपहोल्स वगैरह जो कि इसमें काफी अच्छे से इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। और हम आगे नेक्स्ट डिस्कस जब करेंगे काफी अच्छे से डिटेलिंग में देखेंगे, जब मेंस के हिसाब से कोई क्वेश्चन, मेंस के हिसाब से क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इन सब कंसेप्ट के खत्म होने के बाद, है ना? एक चैप्टर टाइप से फिनिश होने के बाद मेंस के क्वेश्चन भी और प्रीलिम्स के भी देख लेंगे उस हिसाब से, है ना? तो अभी हम अपनी देखते हैं कि जीएनपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना?
ये क्या होता है? अगर हम जीएनपी देखते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या चीज होती है यार? जीडीपी तो ठीक है, हम यार ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम घरेलू मतलब जो हमारे डोमेस्टिकली हमारे जो प्रोड्यूस हुआ उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे क्या चीज इंक्लूड मतलब क्या चीज हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे? क्या चीज देख रहे हैं जीएनपी में? देखो, अब आप एक चीज सोचिएगा कि कुछ के रिलेटिव्स वगैरह बाहर भी रहते हैं, है ना? बाहर अब्रॉड रहते हैं, मतलब रिलेटिव इन द सेंस कुछ कनाडा में है, कुछ यूएसए में है, कुछ जर्मनी वेस्टर्न कंट्रीज में है, मतलब कहीं पे भी ऑल ओवर। अब वो अपने घर पे पैसा भी भेजते हैं, तो वो पैसा किस प्रकार से काउंट करा जाएगा? क्योंकि यार पैसा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, मतलब वो जो इनफ्लो हो रहा है उसका इंडिया में हो रहा है ना। पैसा जस्ट लाइक जैसे हमारे पास ऑलरेडी मतलब मान लो 10 रुपए हैं, इंडिया के पास 10 रुपए हैं, लेकिन बाहर से 10 रुपए और आ जाते हैं, वो भी तो एक पैसा है ना। तो उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जीडीपी कंसेप्ट में तो ये देख रहे थे कि सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वाली चीजों को करेंगे, लेकिन जो बाहर से पैसा आ रहा है उसका फिर क्या करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहां पे आता है जीडीपी जीएनपी का कंसेप्ट, है ना? जो भी आपके रेमिटेंसेस वगैरह, रेमिटेंसेस इन द सेंस कि वही जो आपका पैसा बाहर से आ रहा है, जो आपके एनआरआई लोग रह रहे हैं, जो आपके सिटीजन वगैरह हैं, जो आपके बाहर रह रहे हैं, वो जो ट्रांसफर करते हैं पेमेंट्स का, उनकी जिस टाइम पे हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब वो भी देखेंगे उसका फॉर्मूला वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो वो एक कैलकुलेशन है कि उनका एडिशन एक तरीके से वो जो रेमिटेंसेस बाहर से आया है और इंडिया की इकोनॉमी में कैसे है वो इनफ्लो हुआ और उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ा, एक तरीके से वो सारी चीजों का जो कैलकुलेशन है वो जीएनपी कहलाता है ना? आप सिंपल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में वही कि बाहर से पैसा आया रेमिटेंसेस की फॉर्म में, वो पैसा जीएनपी में कैलकुलेट करा जाता है, मतलब जीएनपी ही वही चीज कहलाती है ना? तो आई थिंक कुछ बोल रहे थे बीच में, कौन बोल रहे थे? मेरे को ऐसे ध्यान तो नहीं, शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। एक्चुअली में आप थे, आप बोल रहे थे क्या? आप थे क्या शायद? नहीं, मैं नहीं बोली थी, बस ये जब आप जीएनपी ने पूछा ना आपने कि क्या होता है, तो वही एक्सप्लेन करने जा रही थी, फिर आपने कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं कोई नहीं मैम, हमारे ध्यान नहीं रहा, हमने देखा नहीं। आप एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब मैं सोचा कि कुछ वैसे बोलना चाह रहे थे। ठीक है, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अब वो जीएनपी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर का पैसा ही है क्या, जो पैसा भेज रहे हैं क्या वही काउंट होता है क्या? सिर्फ जो प्राइवेट रेमिटेंसेस है, पैसा तो अलग अलग रूप में भी आता है। मान लो तो पैसा और रूप में कैसा आता है? आपने किसी को लाइन, एक तो लाइन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जब पढ़ते होंगे कि भारत ने उस कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, भारत ने उस कंट्री को इतना लोन दिया, भारत ने उस कंट्री को इतना। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या हो जाता है ना? लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रॉपर लोन देना, ये सारी चीजें। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि उसको एक क्रेडिट लाइन दे दी कि मतलब जस्ट लाइक इंडिया ने मान लो श्रीलंका को अगर कुछ पैसा दिया, उसने उसको बोल दिया कि आपको हम 10,000 रुपए देते हैं और 10,000 रुपए का आप हमसे परचेज करने में उनका उपयोग कर सकते हैं, मतलब उस पर कुछ ऐसी बाउंडेशन नहीं है, वो कभी भी उसका रिटर्न इन फ्यूचर वो दे सकते हैं जब उनके पास पैसा आएगा। बट उनको एक चीज बोल दी क्या, कि आप इस पैसे से हमसे सामान खरीद सकते हैं, है ना? लाइन ऑफ क्रेडिट। उसको ऐसा लोन नहीं दिया कि अगर वो चाहे तो वो अमेरिका से कुछ खरीद सकता है, मिलिट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट या रशिया से, बट उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया कि 10,000 तक का सामान आप हमसे खरीद सकते हैं, है ना? ऐसा उसने बोला। बट उसने ये नहीं कहा, ऐसा पैसा नहीं दिया कि वो उसको लोन के रूप में दे दे, जैसे लाइक हम बैंक से ले लेते हैं कोई भी लोन, पर्सनल लोन ले लिया हमने, हम किसी भी चीज में उसको यूज कर लेते हैं। उसने वहां पे उस टाइम पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, आपको टर्म न्यूज में सुनने को काफी अच्छे से मिलती होगी। तो बाहर से जो पैसा आता है वो सिर्फ रेमिटेंसेस नहीं होता, वो आपका जस्ट लाइक जैसे आपने किसी कंट्री को लोन दिया, मान लो आपने लाइन ऑफ क्रेडिट ना देकर आपने किसी कंट्री को लोन दे दिया और उस लोन पे आपने ब्याज तय कर दी। भारत ने मान लो बांग्लादेश को लोन दे दिया 10% के ब्याज पे। अब जो 10% एक्स्ट्रा आ रहा है, मान लो 1 लाख रुपए दे दिया भारत ने बांग्लादेश को और 1 लाख पे 10,000 रुपए वो एक साल में कमा रहा है, तो 10,000 रुपए भी तो इंडिया में आ रहे हैं ना, तो वो भी आपका एक जीएनपी का पार्ट है, वो भी आपके जीएनपी में काउंट होगा, है ना? जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपने जो एक्सटर्नल लोन्स वगैरह दिए, है ना? तो ये सारी चीजें, ठीक है?
तो वो आपके जीएनपी में काउंट होगा। अब जीएनपी में कैसे हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, व्हाट इज जीएनपी, हम हाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज जीएनपी, तो हम देख चुके हैं, बट हम इसको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। जीएनपी का डायरेक्टली फॉर्मूला है, सर मेरा देखो एक आप क्या डाउट कर है, रहे हैं ये जो बेसिकली। ये हाँ हाँ इंटरेस्ट हाँ, रेट बोलिए बोलिए दिया मैम। जाता है, ये या इंडिया जो लोन देगा तो वो अपनी करेंसी में देगा या किसी भी करेंसी में अलाउ होता है वो? अच्छा, मतलब जो इंटरेस्ट आ रहा होता नहीं है नहीं, जो ये वो किस इंडिया ने करेंसी दिया में आ ना रहा लाइन होता ऑफ क्रेडिट, हाँ लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे इंडिया ने दिया श्रीलंका को, तो ये सिर्फ अपनी करेंसी में दिया जा सकता है या डॉलर डॉलर वगैरह या कोई और करेंसी में भी दिया जा सकता है? है। देखो इंटरनेशनली, देखो सबकी करेंसी अलग है। मान लो श्रीलंका का कंसेप्ट ही हटा देते हैं हम मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लेते हैं। इफ इंडिया अगर चाइना को लोन देता है, अभी तो पॉसिबल नहीं है मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट, बट हाँ अलग अलग चीजों में हो भी जाता है। अब मान लेते हैं इंडिया चाइना को लोन देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, लोन नहीं देता, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। अब चाइना की करेंसी है येन, इंडिया की करेंसी है रुपी, तो वहां पे कैसे होगा, है ना। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्म्स, एक्सेप्टेड जो करेंसी है वाइडली एक्सेप्टेड डॉलर, तो डॉलर की फॉर्म में उसको वहां पे करना पड़ेगा डॉलर, और उसमें वो उसको पैसे भी नहीं दे रहा। अब अगर आप देखें, अगर आप हाइपोथेटिकली इसको एनालाइज करना, लाइन ऑफ क्रेडिट को उसने क्या बोला कि तुम मेरे से सामान खरीदो, तो डायरेक्टली आप उससे सामान मतलब खरीद रहे हैं, आपको वहां पे मतलब यही तो आ रहा है ना, जिसने पैसा दिया वो डायरेक्टली उसी के पास पैसा आ जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर जब वो रिटर्न करता है तो कैसे करेगा, देखो जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो पार्ट है वो डॉलर्स हो सकते हैं, है ना। अब येन में वो भेजेगा तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है अलग अलग कंट्रीज में। इफ अगर येन को वो यूएसए के साथ ट्रेड करना चाहे तो नहीं करेगा, है ना। तो डॉलर्स में वो चीज आ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि इंटरनेशनली जो चल रहा होता है ना। तो डॉलर की फॉर्म में अगर करेगा तो इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया का क्या बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व में फायदा होगा उसको, जो इसका इंटरेस्ट है, जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो फॉरेक्स रिजर्व में फायदा करेगा उसको, उसका गिरो करने में, है ना। तो वो डॉलर की फॉर्म में हो जाता है। इफ अगर मतलब जो इंटरनेशनली जैसे चल रहा है, मान लो वो नहीं चलता है डॉलर, यूरो एक्सेप्टेड है, क्योंकि इंडिया को भी तो बेसिकली उसको यूज करना है ना ट्रेडिंग में अपने। अब वो ट्रेड फैक्टर करता है, तो येन में तो वो जर्मनी से भी ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां अलग से यूरो चल रहा है, कुछ और चल रहा है, अफ्रीका के साथ नहीं कर पाएगा, तो डॉलर्स की फॉर्म में ही कर पाएगा। तो बेसिकली म्यूचुअली डिसाइड मैक्सिमम केसेस में डॉलर ही रहता है, कि अगर आप इंटरेस्ट रेट वगैरह ऐसा करते हैं तो आप डॉलर्स की फॉर्म में आप कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से, है ना। क्योंकि बेसिकली दूसरी कंट्री का भी तो यही कंसर्न है ना, कि यार तुम तो मेरे को दे दोगे, मैं आगे कैसे करूंगा फिर उसको, है ना। वो वाली चीज आती है। जस्ट लाइक जैसा अभी आप देख रहे हैं ना, इशू चल रहा है, रशिया पे सैंक्शन लगा दिया तमाम यूएसए ने, वो डॉलर भी नहीं यूज कर पा रहा है, तो इंडिया धीरे धीरे उसके साथ यूपीआई वगैरह के ये सारे कनेक्शन बैठा रहा है, रूपी में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। आप काफी अच्छे से उसको देख पा रहे होंगे, डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है, कि एक काम करते हैं डॉलर को यूज करना बंद कर देते हैं, ये वो थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है, उसको कभी डिस्कस करेंगे डीपली में, कि डी डॉलराइजेशन कंट्रीज कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, है ना। अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला देख ठीक है लेते हैं सर, जीएनपी का। थैंक यू। जीएनपी में हाँ हाँ, जीएनपी में बेसिकली क्या, कि जस्ट लाइक देखो आप एक इसको भी एनालाइज करना, फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिया की इनकम है, जो हम इंडिया की जीडीपी जो काउंट कर रहे हैं, वो तो हमारे पास कैलकुलेटेड है, हम उसमें सिर्फ एड ऑन कर रहे हैं किसका, जो बाहर से आ रहा है हमारे पास रेमिटेंसेस, है ना। तो यानी कि जीडीपी प्लस इनकम जो हो रही है कहां से, बाहर से, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड, हम उसको ऐड करके ही तो जीएनपी निकालेंगे ना। एक तो जीडीपी वही जो हमारे यहाँ का टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो हो गया है, टोटल एस्टिमेट जो भी हमने निकाला है एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से। लेकिन जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, जो मतलब जो लोन्स में हमारे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है जो हमने दे रखा है, उसको ही तो ऐड ऑन करना है ना। उसको ऐड ऑन करने के बाद जो हमारा निकलता है वो जीएनपी कहलाता है, यानी कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना। ये बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है इसका, है ना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको एक लूप होल नहीं, एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उसको प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश करना। इफ अगर नहीं समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मतलब वो आप देखिएगा, मतलब आगे के कंसेप्ट धीरे धीरे जैसे क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बट हम आई थिंक मैं पूरी कोशिश करूंगा ये चीज समझाने की, और इजी है ये, इतना हार्ड मतलब इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। देखो जीएनपी इक्वल टू, मैंने बोला जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे ना,
आप एक ऑब्जर्वेशन करना, हमारी जीएनपी हमेशा, ये ध्यान में भी रखना, अगर प्रीलिम्स में भी ये वो आ जाता है कि स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं 2 स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको उसमें, और आपको उसमें वो करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन इट्स जीडीपी। सेकंड स्टेटमेंट इज जीडीपी इज ऑलवेज लोअर देन जीएनपी, है ना। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि ये कैसे, क्या है क्या नहीं है, बट 2 स्टेटमेंट आ गया आपको डायरेक्टली। जीएनपी इज लोअर देन जीडीपी, जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। सेकंड स्टेटमेंट, जीडीपी इज ऑलवेज लोअर देन जीएनपी, यानी कि एक समय पे पहला स्टेटमेंट जीएनपी हमेशा लोअर रहता है जीडीपी से, सेकंड स्टेटमेंट जीडीपी हमेशा लोअर रहता है जीएनपी से। तो इसमें से कौन सा दूसरा स्टेटमेंट सही है? दूसरा सही है, आई थिंक हाँ हाँ, फर्स्ट। अच्छा, ये शिवानी मैम कुछ बोलते थे, आई थिंक इनका बार बार वो आ रहा था मैम का इसमें। शिवानी मैम कुछ बोल रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं सर, मैं नहीं बोल रही सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम आप बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हमारा जीएनपी हमेशा लो रहता है जीडीपी से। जानकी मैम आप अपना माइक ऑफ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इको टाइप सा हो रहा है मेरे लिए, है ना। जीएनपी हमेशा इंडिया के केस में लोअर रहता है जीडीपी से, ये ध्यान रखना। अरे यार, आप इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में हमारी क्या इकोनॉमी वो टोटली डिपेंडेंट है क्या बाहर के पैसों पे? आप खुद सोचो, इसको एनालाइज करो। हमारी इकोनॉमी टोटली बाहर के पैसों पे डिपेंडेंट है क्या? हमारे यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। हमारे वो अलग बात है, वो ट्रेडिंग फैक्टर वगैरह की हम ट्रेड करते हैं, उनके साथ इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेशन करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारा इतना होता है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स रिजर्व भी देखें तो कितना, $600 बिलियन, है ना। लेकिन हमारी इकोनॉमी तो फिर भी यार 2.9 ट्रिलियन है ना। हमारा भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी सर्विसेज हो रही है, हमारे यहाँ भी प्राइमरी सेक्टर काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट कि हम सिर्फ रेमिटेंसेस की, जो रेमिटेंसेस के थ्रू जो हमारी इनकम हो रही है, या लोन्स पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके थ्रू जो इनकम हो रही है। हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो उन पे तो चल नहीं रही, है ना। वो तो एक एक्स्ट्रा, ऐसा समझ लो, एक एक्स्ट्रा मनी आ रही है, जस्ट लाइक जैसे हम ऐसा मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के दौरान हम ऐसा समझ लो, हमने अपनी सेविंग्स को कर करके, जस्ट लाइक जैसे हमें घर से 10-10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, तो हमने 1-1 हज़ार रुपए मंथली सेव करने के बाद वो हमने शेयर मार्केट में लगा दिए। अब शेयर मार्केट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका एक एज अ एक्स्ट्रा फॉर्म में तो आ रहा है ना, वो आपकी एक्स्ट्रा सेविंग आ रही है। घर से तो सिर्फ आपको नेक्स्ट मंथ 10 हज़ार आएगा, लेकिन आपने पिछले महीने का 1 हज़ार सेविंग करके उसको शेयर मार्केट में लगा दिया, और शेयर मार्केट से आपने मान लो कमा लिया 20 हज़ार, उसका आपका इतना लक अच्छा चल गया। तो घर से 10 हज़ार आ रहा है, लेकिन आपने वो एक्स्ट्रा इनकम के रूप में 20 हज़ार कमा लिया। सेम, ये भी तो एक एक्स्ट्रा इनकम ही इंक्लूड हो रही है ना। मतलब अगर मैं जस्ट लाइक उसी को ही मैं फॉरवर्ड करता हूँ अपने उस एग्जांपल को, उस टाइम पे मेरे को 20 हज़ार रुपए मिल गए, अगले महीने क्या हुआ, मैंने जैसे ही 1 हज़ार रुपए शेयर मार्केट में लगाए, मेरे को 500 रुपए, मतलब 500 रुपए ही मिले, 500 का लॉस हो गया। तो मैं टोटली पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हूँ ना शेयर मार्केट पे। अगले महीने का तो मैं रेंट ही नहीं दे पाऊंगा, घर वालों को बोल दूं अब एक काम करना, तो अगले महीने से पैसे मत भेजना, मेरा काम अच्छा चल रहा है शेयर मार्केट से, और अगले महीने ही मैं लॉस में पहुंच जाऊं। तो मैं ऐसे तो नहीं है, वो तो मैं एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में उस पर डिपेंडेंट था, लेकिन घर से मुझे लगातार मिल रहा है ना, वही तो मुझे को सेव करके रख रहा है ना, वही तो मेरे को बचा रहा है, वही मेरे को रेंट देने के काम आ रहा है, जो घर से पैसा आ रहा है वही मैं खाने पीने के दे पा रहा हूँ। सेम यहाँ पे इस कंसेप्ट में देखते हैं, जो प्राइवेट रेमिटेंसेस आ रहे हैं, ये जो आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है इंटरेस्ट के रूप में लोन्स से, वो आपकी एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम हो रही है ना। बट आपकी जो जीडीपी है वो तो हमेशा हाई है ना, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग ही सेक्टर, क्योंकि वो आपकी एज एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आप उस पर फुल्ली तरीके से डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ रेमिटेंसेस ही आएगा तभी हमारा घर चलेगा, इंटरेस्ट पे लोन आएगा, मतलब लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर पाएगी, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में हेल्पफुल होते हैं काफी अच्छे से, उसको बढ़ाने में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व काफी अच्छा चलता है, काफी नंबर 1 पे भी आ जाता है, जो कि अभी 600 पहुंच गया था। बट अभी इन्फ्लेशन जो चल रहा है, जो कि डॉलर वगैरह का जो इशू हो गया थोड़ा सा, अभी $540 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है ना, वो एक अलग सिनेरियो है। तो आप खुद एनालाइज कर पा रहे हैं ना, जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे?
आई होप कि समझे होंगे कि मैं क्या मतलब क्या कहना चाह रहा था। इंडिया के केस में जीडीपी, इंडिया इन द सेंस कि जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी, ये इसका उल्टा स्टेटमेंट, इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी, है ना। कैसे भी बोल लो, तोड़ मड़ोड़ के बात मैंने वही कही है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को, है ना। अब चलो ठीक है, देख ले, आगे बढ़ते हैं। यार मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ आ रहा है रही कुछ। है सर, आ रही है। हाँ हाँ, बीच में रेस्पॉन्स देते रहोगे तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि मैं अपनी आवाज खुद नहीं सुन रहा हूँ। ना, ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं हम। अलग एनएनपी पे आते हैं। एनएनपी, एनएनपी क्या होता है? फुल फॉर्म तो हमको पता ही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी इफ अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, व्हाट इज एनएनपी? आप लोग हैं, आई थिंक काफी लोग एनएनपी हैं। एनएनपी जो जीडीपी होता है, जैसे कि आपने अभी बताया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ही अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो एनएनपी आ जाएगा। और शुरुआत से अगर जीडीपी से पूछोगे तो पहले आपको टैक्सेस हटाना पड़ेगा, सब्सिडीज। कहाँ जा रहा हूँ? ओके। नहीं नहीं ठीक है, वो नेट बाद में फैक्टर, कहीं और सॉरी चले सॉरी। गए, पहले सही जा रहे थे। हाँ पहले सॉरी पहले सॉरी। सही जा रहे थे, बाद में अलग चले गए। नहीं नहीं ओके ठीक है ओके। ठीक है, आपने सही बताया। नेट फैक्टर जो होता है फॉरेन कंट्रीज का, उसको अगर हटाएंगे तो जीएनपी हो जाएगा, और इसके बाद में अगर उसमें से डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो एनएनपी हो जाएगा। और अगर उसको फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करेंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा। शायद मैं पक्का सही हूँ। अगर एनएनपी पे अच्छा जाना अच्छा, है तो नहीं जी ठीक। क्लियरली ये कर सकते हैं कि जीडीपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। और कभी भी वैसे भी नेट अगर निकालना हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस ही होता है। अच्छा, जीडीपी ब्रॉडर टर्म है ना, उससे छोटे वाले पे जाओ, उसके बाद एनएनपी को घटाओ, तो जाकर सॉरी डिप्रिसिएशन को घटाओ, तब जाकर के एनएनपी क्लियर आएगा। जीडीपी पे से मत घटाओ, ठीक है। जीडीपी ब्रॉडर टर्म है, उससे छोटे वाले पे जाओ और वहां से डिप्रिसिएशन को घटाओ, तब जाकर के एक्चुअल एनएनपी निकलेगा। जी अच्छा ठीक है, हम जीएनपी की बात हुई है सुनो ना ना। यहाँ पे, जी तो चेंज सारा तो सिमिलर ही है ना एनएनपी में, बस एन ही तो अलग है ना। तो नहीं जी नहीं, अगर जब सेम है, जी और जीडीपी एन अलग है जीडीपी तो सबसे बड़ा हो जाता है डेप्रिसिएशन ना, ही माइनस होगा। जीडीपी फॉर्मूला सबसे बड़ा हो पूछा था। जाता है। अच्छा ठीक है, चलो वैसे भी ठीक है, इतना इसमें अच्छा कोई माइंडियर चीज नहीं थी। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, इफ अगर मैं कर पाता हूँ, पूरी कोशिश करते हैं। एनएनपी देखो यार, फॉर्मूला तो हम ऐसा करें ना, फॉर्मूला हमें याद रखने की कोशिश ही ना पड़े करने की, वो फॉर्मूला अपने आप ही निकले। वरना फॉर्मूला वही बाद में दिक्कत हो जाती है, यार प्लस करना था, इसमें क्या चीज प्लस करनी थी, क्या चीज माइनस करनी थी। तो हम कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हैं, है ना, तभी एकदम से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा अपने आप ही। अब हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है कि यार उसमें क्या जीडीपी को ऐड करा था, इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करा था, या डेप्रिसिएशन माइनस करा था, एप्रिसिएशन प्लस करा था। सुमित सर, आपका माइक ऑन है क्या? वो मेरे लेवल पे इको हो जाती है, पता नहीं क्यों, जिस टाइम स्क्रीन शेयर होती है तो, है ना। ठीक है, थैंक यू सर, आपने माइक ऑफ करा, क्योंकि इको हो रही थी, मेरे को बार बार मेरी आवाज ही रिपीट हो रही थी, है ना। एनएनपी देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उससे पहले हमने देखा ग्रोस जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट का क्या मतलब है? अब आप खुद सोचो यार, अब मैं कल भी शायद यही, आई थिंक परसों भी यही एग्जांपल दिया था। अब आप को वही मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो ये काफी अच्छा सूट करता है जो बाहर रह के स्टडीज करते हैं उनके लिए, मतलब जैसे कि मेरे लिए खास, है ना। मेरे घर से पैसे आ रहे हैं, मान लो 10,000, है ना। 10,000 में वैसे कुछ नहीं होता यार, दिल्ली में बहुत बहुत महंगाई है। 10,000 रुपये आ रहे हैं घर से। अब 10,000 रुपये में क्या होता है कि मेरा पूरा पहले से ही एस्टिमेट है कि 5,000 का रेंट है, 4,000 का खाना है, और 1,000 रुपये मेरे को, मतलब मैं मतलब 1,000 रुपये मान लो कि मैंने अपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ बुक्स खरीद ली, या ए टू जेड कुछ भी, मतलब 10 के 10 खत्म हो गए, सेविंग कुछ हुआ ही नहीं मेरे पास। अब मेरे को उसमें किसी से उधार लेना पड़ेगा, इफ अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो मेरा रूममेट वगैरह होगा, मेरे को चले यार मेरे तबीयत खराब हो गई, तू मेरे को ऐसे ऐसे पैसे दे दे, मैं तेरे को अगले महीने रिटर्न कर दूंगा, है ना। अब रिटर्न उससे मैंने 1,500 रुपये ले लिया मान लो, और 500 रुपये मैंने रिटर्न करने अगले महीने।
क्योंकि अगर अगले महीने मेरा डिसाइडेड है, अगले महीने में मेरे पास 10,000 आएंगे। अब 10,000 मेरे पास आ रहे हैं अगले महीने, सेम वही 5,000 उसके, 4,000 खाने के, ये वो 1,000 रुपये बचे। अब मेरे को 1,000 रुपये बचने चाहिए थे, लेकिन मैं एक लॉस में चल रहा था। मेरे पास एक कर्ज था, मेरे पास एक कर्ज है पिछले महीने का। मेरे पास 1,000 रुपये की इस महीने सेविंग होती, प्रॉपर सेविंग होती, बट मेरे पास एक कर्ज चल रहा है मेरे फ्रेंड का, क्योंकि पिछले महीने का। तो मेरे को वो उसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब एक अगर मैं पूरा हिसाब बनाता हूँ, तो उसमें यार मेरे को यार 1,000 रुपये बचते, लेकिन मेरे को 500 रुपये उसे देने पड़े हैं। तो यानी कि वो एक तरीके से लॉस भी नहीं कहेंगे, बट वो लॉस कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण हो गया मेरे को उन 500 रुपये का। वरना मेरे को 1,000 रुपये ही सेविंग होती, लेकिन 500 रुपये वो मैं, ये हेल्थ इश्यूज भी ठीक है अपनी जगह, बट फिर भी एक समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है ना, वरना हेल्थ हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहनी चाहिए। तो वो 500 रुपये का मेरे को एक तरीके से लॉस हो गया यार, कुछ भी आ गया ए टू जेड, है ना। मतलब 500 रुपये मेरे को उधारी लेना पड़ गया। मान लो मैंने पार्टी करने के लिए उधारी ले लिए, तो वो तो मैंने किसी एक जगह यूटिलाइज नहीं करे ना, वो मैंने उससे अपने मजे के लिए 500 रुपये लिए और मैं उनकी पार्टी करके आया। अब वो मैंने अपने मजे के लिए करे और वो मेरे को 500 देने पड़ेंगे, तो एक तरीके से वो लॉस हुआ मेरे को। सेम आपकी इकोनॉमी में कुछ लॉस आ जाता है, कुछ इन्फ्लेशन हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन हो गया। देखो जीएनपी में हम क्या चीज देख रहे थे, जो बाहर से इनकम आ रही है, बाहर से इनकम फ्रॉम एब्रोड, इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमको लोन्स पे। मान लो हमको कोई कंट्री इंटरेस्ट नहीं दे पाती है, हम उसके साथ डील कर लेते हैं, काम करो बेटा तुम 10% नहीं दे पा रहे हो, तुम 5% पे कर लो। तो जो मेरे को 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, वो मैं 5% ले रहा हूँ। और जो प्राइवेट रेमिटेंसेस थे, जो रेमिटेंसेस आ रहे थे मेरे को, मान लो 100 लोग पहले बाहर काम कर रहे थे इंडिया से, अब 50 लोग ही काम कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन देख लो ना। कोरोना पेंडेमिक में जो लोग थे बाहर के भी लोग इंडिया में आए। अब बाहर से इतना जिस लेवल का रेमिटेंस हमको 2019 में मिला था, उस लेवल का रेमिटेंस हमको 2020 में नहीं मिल सका, है ना। अब आप इस चीज में यहाँ पे ये देखें, तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं, फिर इनको कैसे काटने के बाद जो हम कुछ चीज निकालते हैं, वो चीज क्या कहलाती है। मतलब हमको ये लॉसेस हुए, हमको ठीक है, हमको दिख गए कि यार ये लॉस हो रहा है, हमको प्राइवेट रेमिटेंसेस अच्छे से नहीं आया, इंटरेस्ट रेट हमको घटाना पड़ गया क्योंकि वो उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी, ए टू जेड कुछ भी सिनेरियो था, इन्फ्लेशन आ गया इंटरनेशनल मार्केट में, जस्ट लाइक जैसा अभी चल रहा है, फेड रिजर्व ने अपने वो बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, या ऑयल क्राइसिस आ गया, है ना। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ ए टू जेड किसी भी चीज का इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना। तो वो सारी चीजें जस्ट लाइक, अब बहुत सारी चीज आपके प्राइवेट रेमिटेंसेस जो आपको बाहर से आ रहे हैं, या इन सब चीजों पे इफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उन सब चीजों को माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट टर्म बचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में से माइनस करने के बाद जो हमको लॉसेस हुए किसी भी कारणों की वजह से, इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी की वजह से, कुछ भी कारण हो सकते हैं जो कि हमने डिस्कस भी करे थोड़े बहुत, है ना। उन कारणों की वजह से जो डेप्रिसिएशन हुआ, उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट टर्म आई, वो नेट टर्म आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी, है ना। आई होप आप इस चीज को क्लियर हुई होगी। यार नेट का ही शब्द होता है ना, हमने अपनी सारी चीजें इसमें से घटा दी, जो भी हमको लॉस वगैरह हुआ। अगर हम घर पे कोई हिसाब लगा रहे हैं, अरे यार एक काम कर, ठीक है नेट बताना कितना हुआ तेरा, टोटल काटने के बाद कितना कितना मेरे को कर्जा देना है तेरे को, ऐसे बोलते हैं ना, टोटल बता कितना है, माइनस कर ले जितना भी तेरे को करना है, क्या क्या माइनस हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम नेट यानी कि हम जो हमारा घर, मतलब जो भी इन्फ्लेशन वगैरह इन सब के कारण जो डेप्रिसिएशन वगैरह उसको माइनस करने के बाद जो टर्म आई, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आप क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो मेरी गलती होगी, दोबारा मैं कर दूंगा, उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, वरना फिर ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, है ना। हम नेक्स्ट टर्म पे चल लेते हैं, है ना। प्लीज कोई रेस्पॉन्स कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है, बता दीजिएगा एक बार। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, धन्यवाद आपका मैम कंफर्म करने के लिए। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं कुछ, है ना, जो कि जरूरी चीजें भी है हमारी। जीएनपी वगैरह हो गया, फैक्टर कॉस्ट हमने देख लिया था। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीबीए एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट ये प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या क्या होता है, ये कैसे निकलता है। और ये चीज देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने से पहले मैं ये कल चीज आई थिंक मैं क्लियर कर चुका हूँ कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है ना। तो
मेरे को नहीं लगता अभी उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन चीज़ों को रिपीट करना होगा फिर वही थोड़ा हम अपना कंसेप्ट में डिले होते जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम डायरेक्टली उन चीज़ों पर आ जाते हैं अपनी जो हमको अभी पढ़नी है बेसिकली, है ना। देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इन सब पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 टर्म ये और बता देता हूँ इससे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं और प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, है ना। आप प्रोडक्शन शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, प्रोडक्शन यानी कि अभी उसका प्रोडक्शन ही हो रहा है, मतलब वो अभी चीज बनी नहीं है, वो इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस बनाने में जो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और उन चीजों को इस्तेमाल करने, जो चीजें जस्ट लाइक मान लो कि कौन सी कंपनी मानते हैं, पार्ले जी बहुत हो गया यार, बिस्किट हमने बहुत बना लिए, कुछ और बनाते हैं। मान लो, चलो ठीक है, बियर बनाते हैं। बियर भी छोड़ो यार, ये कुछ क्या बनाए, अरे बियर बनाओ सर, सर सर चलो ठीक पकौड़ी है, पकौड़ी। बियर, अरे नहीं सर, बियर बनाओ। बियर बनाते हैं। अच्छा सुमित सर है। ठीक है सर, बियर बनाते हैं। बियर बनाओ, अब बियर देखो बनाओ। बियर बनाने में क्या हो, हाँ, बियर बनाने में आपको ये देखो अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं, सब अलग अलग या अलग अलग प्रोसेस से गुजरती हैं, है ना, तभी तो उनका ब्रांड्स, उनकी कॉस्ट अलग होती है। बट हम एक नॉर्मल वाली बियर देख लेते हैं जो कि नॉर्मली तरीके से बनती है, मतलब अंगूर वगैरह से बन जाती है, या जो आपके जौ होता है, जो आपने सुना होगा पैडी, है ना, पैडी, पैडी का इस्तेमाल करने के बाद बन जाता है ना। तो मान लो फैक्ट्री में, अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है, मान लेते हैं हम सुमित सर को बियर से रिलेटेड एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, और सर को फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसमें सर को पैडी भी चाहिए। पैडी से पहले छोड़ो, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहली बात जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन के बाद सर को उसके बाद वहां पे पावर की सप्लाई देखनी पड़ेगी, सप्लाई कहाँ से आ रही है, कैसे कैसे उनको मैनेजमेंट करना है ना, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इस टाइम पे सर जमीन खरीदेंगे, उस टाइम पे सर को टैक्स देना पड़ेगा, इस टाइम ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ना। सर को जितने भी ए टू जेड जो कि लैंड से रिलेटेड एमसीडी के टैक्स देने पड़ गए हैं, या वहां पे सुमित सर माइक ऑफ करेंगे क्योंकि वही इको वाला इशू आ जाता है स्क्रीन शेयर में, थैंक यू सर, है ना। तो अब सर को अलग अलग टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, सर कुछ सामान, देखो फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, सर को लोहा भी खरीदना पड़ेगा उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो जो आयरन वगैरह ले पा रहे हैं उस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देनी पड़ेगी, ए टू जेड। यानी कि प्रोडक्शन, अभी तो वो सिर्फ प्रोडक्शन स्टार्ट ही करा है, तो प्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पर जो टैक्सेस लगते हैं वो प्रोडक्शन टैक्सेस कहलाते हैं। प्रोडक्ट टैक्सेस, जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, आपने उसको मार्केट में उतार दिया है, आप उसको, मतलब बियर हमारी रेडी हो गई है और बियर के बाद वो एक्सपोर्ट होती है अदर कंट्रीज में, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, इंटर स्टेट जिस टाइम पे वो ट्रांसपोर्टेशन होगा उस पर जीएसटी लगेगी। बट अब इन सब चीजों को थोड़ा सा कम वगैरह करने के लिए हमने अभी मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे ना, एक कंसेप्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2-3 दिन पहले, तो इससे रिलेटेड अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आई है कि इन सारी कॉस्टों को कैसे कम करा जाए और हम बाहर अपने ज्यादा वॉल्यूम में अपने सामान को कैसे एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि एक इशू चल रहा है ना कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है ना। तो उन सबसे रिलेटेड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, तो वो प्रोडक्ट टैक्सेस हो गया जो आपके ए टू जेड उस प्रोडक्ट को बनने के बाद जो भी लगा। प्रोडक्शन सब्सिडीज, अरे प्रोडक्ट सब्सिडीज, प्रोडक्शन करते समय जो, मतलब जस्ट लाइक जो रॉ मटेरियल, चावल, चावल पैडी, मतलब वही पैडी पैडी जो हम यूज कर रहे हैं बियर बनाने में, तो फार्मर को गवर्नमेंट अगर वो प्रोवाइड कर दे रही है सब्सिडीज, मतलब जस्ट एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड उन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, है ना, एमएसपी के रेट काफी अच्छे दे दिए, कृषि रिलेटेड उनको काफी अच्छे से, मतलब मान लो कि मतलब उनको वो गवर्नमेंट काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही है कि आप इन सब चीजों की खेती वगैरह करो, है ना। पेस्टिसाइड्स पे उनको वो दे दिया, फर्टिलाइजर्स वगैरह पे दे दिया, मतलब जो 1200 का एक वो मिलता था पैकेट फर्टिलाइजर का, वो 600 रुपए में मिलने लगा है, 700 रुपए में मिलने लगा है, तो गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज कर रही है, तो वो आपकी प्रोडक्शन सब्सिडीज होगी। प्रोडक्ट सब्सिडीज वही कि आपके एलपीजी वगैरह में, मतलब जस्ट लाइक आपका जो प्रोडक्ट है बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एलपीजी से रिलेटेड आपको कुछ सब्सिडीज दे देती है कि चलो ठीक है इसको कम कर देते हैं, हाइपोथेटिकली चीजें मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी वो प्रोडक्ट सब्सिडीज कहलाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपना आगे, फैक्टर को हम समझ चुके हैं कल भी,
सिंपल एक लाइन ही बोलूंगा इसके लिए, डिटेल में नहीं जाऊंगा। फैक्टर कॉस्ट वही जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री की जितनी कॉस्ट आई है उन सबको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को जो एक तय करा गया है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। बेसिक प्राइस क्या होगा मतलब अब आपका प्रोडक्ट बन गया है ना, आपने प्रोडक्ट अपना तैयार कर लिया है, तो आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी प्रोवाइड करी है, आपको उस प्रोडक्ट बनाने में आपको टैक्सेस भी देने पड़े हैं, आपको बियर बनाने पे आपको टैक्सेस, आपके लैंड पे टैक्सेस देने पड़े हैं, आप सामान लेकर आए आपको उस पे टैक्सेस देने पड़े हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्सेस देने पड़े हैं। तो वो जो बेसिक प्राइस इन द सेंस जो सिर्फ उसको प्रोड्यूस करने में जितना भी आपका खर्चा हुआ है सिर्फ प्रोड्यूस करने में, मेरी बात को ध्यान रखना है, ये वाली जो चीज मैं बोल रहा हूँ है ना, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो चीज गलत हो जाती है। प्रोड्यूसर के लेवल पे जो चीजें उसने टैक्सेस के रूप में दी हैं, जो उसका खर्चा आया है, उन चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है वो बेसिक प्राइस होती है ना। बेसिक प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब आप खुद सोचो यार, मैं अपनी सुमित सर ने अपनी कोई कंपनी सेटअप करी तो सुमित सर को फैक्ट्री सेटअप करने में जितनी कॉस्ट आई फैक्टर कॉस्ट प्लस सर ने उसको सेटअप करने में जितने भी टैक्सेस वगैरह दिए प्लस वो, अब सर को लगा यार मेरे को गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी तो प्रोवाइड करी है, तो अब मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट उसको भी तो मैनेज कर लेता हूँ ना। अब ऐसा तो नहीं है सारी चीजें मेरी ही जेब से गई हैं, मतलब अगर मेरी जेब से 10,000 करोड़ गए हैं तो सब्सिडीज कुछ मिलने के बाद उसमें 1,000 करोड़ गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली वो कम हो गए, मतलब 9,000 करोड़ खर्च हुए हैं ओवरऑल, तो सर उस चीज को माइनस भी करेंगे ना, तो माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज जो उसको प्रोड्यूस करने में सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी हैं उसको माइनस करने के बाद अब सर ने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, और इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद सर ने प्रोडक्ट का प्राइस तय कर दिया, मतलब एक बियर का प्राइस तय कर दिया सर ने 140 रुपए कि 140 रुपए की ये अब मैं बेचता हूँ, है ना। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद फैक्टर कॉस्ट जो उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस जो सर ने दिए हैं माइनस जो सर को सब्सिडीज गवर्नमेंट के थ्रू मिली है सर ने वो माइनस करी, सर इतने एथिकल पर्सन है ना कि चलो यार इसको माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस करना ही पड़ता है बेसिक प्राइस में, है ना। अब सेम मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस को आप खुद अपने दिमाग में एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि जो एक बेसिक प्राइस, मतलब सर ने अपने लेवल पे वो प्राइस तय कर दिया कि मेरी कंपनी से जो ये प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट 10 रुपए का निकलेगा, या 100 जो हम अभी बोल रहे थे कि 140 रुपए की कीमत मेरी कंपनी से बन के निकलेगी इसकी। अब मार्केट में वो किस लेवल की बिक रही है अलग अलग चीजों को लगाने के बाद वो मैं नहीं जानता, बट 140 रुपए तो मेरे को चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो मार्केट प्राइस कैसे तय होगा, एक जो सर ने बेसिक प्राइस तय करा है प्लस अब जैसे ही वो सर की कंपनी से बाहर निकलता है उस प्रोडक्ट पे टैक्सेस लग जाते हैं, जीएसटी वगैरह लग गया, कुछ भी ए टू जेड इंटर स्टेट उसका ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस चीज का बिहार में बट वो पहुंचा रहे हैं तमिलनाडु में, अब वहां तक पहुंचने में जो टैक्सेस वगैरह लगे, जो इंटर स्टेट टैक्सेस दिए, सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, ये सारे जो टैक्सेस दिए उसको कैलकुलेट करा, प्लस गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सब्सिडीज दी उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यार गवर्नमेंट ने आपको मतलब इफ अगर आपके खर्च हुए हैं टैक्सेस वगैरह देने के बाद मतलब 10,000 रुपए, सरकार ने आपको उसमें सब्सिडीज 1,000 की दे दी, ओवरऑल आपके 9,000 ही तो खर्च हुए ना, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिक प्राइस जो एक फैक्ट्री के लेवल पे तय हो चुका है प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस जो मार्केट में आने के बाद उस पर टैक्सेस लगे माइनस जो प्रोडक्शन सब्सिडी, जो प्रोडक्ट की जो सब्सिडीज वगैरह जो गवर्नमेंट ने दी उसको माइनस करने के बाद जो प्राइस निकल के आएगा वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की। अरे एक बार और बता दो ना। सर एक बार और रिपीट करना है, पूरा नहीं, मैं चलो इसको ब्रीफ में वो कर देता हूँ। सर ऐसा मान लो बेसिक प्राइस यार देखो उसको प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आई है उस पर जितने टैक्सेस वगैरह लगे हैं, मतलब जस्ट लाइक कोई प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में, है ना, तो उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट आई है सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे वो बेसिक प्राइस कहलाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाती है, जो कि हम कल भी समझ चुके हैं कि जो उस जमीन को खरीदने में पैसे गए हैं, लेबर को जो आप पैसे देते हैं ए टू जेड, वो चीज आपकी फैक्टर कॉस्ट हो जाती है ना। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, अब आपने
अपनी कंपनी को सेटअप करा है, आप रॉ मटेरियल भी लेकर आ रहे हैं, रॉ मटेरियल के उस पे भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, आपने कंपनी को सेटअप करा, आप बाहर से सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, आपने मशीनें वगैरह भी खरीदी होंगी, तो वो जो उन पे टैक्सेस लगा वो टैक्सेस, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज भी दी, मतलब जस्ट लाइक जैसे एमएसएमई है, एमएसएमई को गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना काफी अच्छे से, उनको रिलीफ भी प्रोवाइड करती है, लोन्स में भी काफी अच्छे से, जस्ट लाइक जैसे एमएसएमई से रिलेटेड आपको लोन देती है, वो मुद्रा लोन प्रोवाइड कर रही है, तरुण, किशोर और शिशु 3 तरीकों में जैसे लोन प्रोवाइड करती है, शिशु 50,000 तक का, तरुण 10 लाख का, किशोर 5 लाख का, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है ना, तो क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो अब अगर वो लोगों को प्रमोट नहीं करेगी कंपनी सेटअप करने के लिए, तो फिर कैसे आगे आ पाएंगे। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कितना स्टार्टअप को प्रमोट करती है ना, गवर्नमेंट कितना कहती है कि स्टार्टअप करो, मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया में भागीदार बनो, गिग इकोनॉमी का कंसेप्ट को काफी अच्छे से बोल रही है ना, काफी अच्छे से प्रमोट करती है, क्यों, क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और तो फिर वो सब्सिडीज भी देगी, है ना। तो बेसिक प्राइस वही फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, वो बेसिक प्राइस सेम मार्केट प्राइस, जो कंपनी का प्राइस तय हुआ था एक बेसिक प्राइस प्लस उस, मतलब बेसिक प्राइस मतलब कंपनी का, जस्ट लाइक जैसे हम बोल रहे थे कि सुमित सर ने 140 रुपए तय कर दिया कि 140 रुपए मेरे को चाहिए, तो कंपनी का जो 140 रुपए जो तय करा था प्लस उस कंपनी का मार्केट में आने के बाद जो उस पर टैक्सेस लगे, और उस टैक्सेस को ऐड करने के बाद जो गवर्नमेंट ने जस्ट लाइक सब्सिडीज वगैरह दी, उसको माइनस करने के बाद जो एक प्राइस निकलता है वो मार्केट प्राइस कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। और उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, और एक दोबारा मैं रिपीटेशन में मैं डाल दूंगा, है ना। इफ अगर नहीं भी समझ आता है तो इकोनॉमी की चीजें थोड़ी लिंकेज करके ही पढ़नी पड़ती हैं, तो वो तभी समझ में आती हैं, है ना। तो आई थिंक इसको यहीं स्टॉप करते हैं अभी, क्योंकि आगे मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट इसमें लग जाएंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये कल खत्म हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ही बचा है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट ये प्राइस फैक्टर कॉस्ट, ये थोड़ा सा ही बचा है, ये आपका पूरा फिनिश हो जाएगा फिर, है ना। फिर मॉनेटरी पॉलिसी पे हम दोबारा रिटर्न आएंगे, कुछ चीजें जो हम इंटरलिंकिंग के लिए थोड़ा सा पढ़ा देते, 2-4 टर्म्स रह गई थी, 2-4 के मतलब हैं 6-7 टर्म्स हैं, वो उनको समझने की कोशिश करेंगे फिर, क्योंकि वो थोड़ी इनसे लिंकेज थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ गया बीच में, है ना। तो इसको स्टॉप करते हैं अभी यहाँ पे, और फिर अभी हम अपना डाउट देख लेते हैं।